We welcome JP Nadda on himsamachar.com. You are welcome, sir. Thank you. सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 5 साल में हिमाचल में बीजेपी की मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में धूमल सरकार ने विकास के दृष्टि से केंद्र के यूपीए सरकार के तरफ से सौतेला व्यवहार होने के बावजूद और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट के बावजूद सीमित साधनों में विकास की एक लंबी छलांग लगाई है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जिसमें विकास नहीं हुआ है। विशेष करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वरोजगार और सरकार की तरफ से दिए गए रोजगार, ऐसे सभी दृष्टि से एक विकास में अपना पूरा योगदान धूमल सरकार ने पिछले 5 साल में किया है। किसान, बागवान की विशेष करके चिंता की गई है और उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और किसानों को किस तरीके से सहूलियतें प्रदान की जाए, इन सारे मुद्दों पर बहुत गहराई से कार्य किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश में नाम कमाया है। अगर हम ये देखें कि इफेक्टिव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को राहत देने वाली सरकार अगर सिद्ध हुई है तो प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार हुई है। सोशल सेक्टर में विशेष करके काम हुआ है और सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स के दृष्टि से समाज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहा है जो अछूता रहा है। हर एक के दुख दर्द को बांटने का प्रयास हुआ है, बांटने का प्रयास हुआ है और उसको आत्मसात करने का प्रयास हुआ है। इसीलिए धूमल सरकार को एक मददगार सरकार के रूप में हिमाचल की जनता देख रही है। 71 अवार्ड्स हमको वेरियस फील्ड्स में मिले हैं। अब वो अवार्ड्स की रेंज है, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी से लेकर के एनवायरनमेंट के क्षेत्र से लेकर के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, माइक्रो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हर एक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को 71 अवार्ड्स मिले हैं। रोड कनेक्टिविटी पर विशेष करके ध्यान दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से जुड़ा नहीं है और पहाड़ी क्षेत्र में ये काम होना बहुत ही मुश्किल रहा है, लेकिन ये इस मुश्किल काम को पूरा किया है। स्कूल को कंसोलिडेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक विशेष करके प्रयास हुआ है और आज हम जहां हायर एजुकेशन में भी हम लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई है, वहीं कंसोलिडेशन of the infrastructure as well as the hardware and the software, टीचिंग स्किल्स में भी हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है और स्कूल्स की हालत में सुधार आए, पढ़ने का एनवायरनमेंट बन सके, अच्छे स्कूल बिल्डिंग्स बन सकें और हर एक जगह एक्सपेंशन हो सके, इस बात का प्रयास हुआ है। केंद्र की तरफ से कोई मदद ना मिली, उसके बावजूद भी ये काम हुआ है। तो मैं ये मानूंगा कि एक विकास के दृष्टि से सीमित साधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश को जो नक्शे में भी ऊपर है और वैसे भी सबसे ऊपर खड़ा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और रिस्पॉन्सिव हेल्थ केयर 95% से ऊपर हेल्थ केयर स्टेट के पास है। ये एक अलग अकेला स्टेट है जहां हेल्थ केयर स्टेट के पास, यानी प्रदेश की सिस्टम में 95% से अधिक हेल्थ केयर सरकार के जिम्मे आता है और सरकार के जो मापदंड हैं और मानदंड हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, चाहे वो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, ये सब नेशनल एवरेज से कहीं अच्छे हैं और नेशनल एवरेज से कहीं अच्छे के साथ साथ हेल्थ एक रिस्पॉन्सिव सेक्टर की तरह हिमाचल प्रदेश की जनता के नीड्स को केटर करता रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता इन बातों को जानती है और वो इसी बात को ध्यान में रख करके वो रिस्पॉन्ड करेगी। सर, अगर हम करंट इश्यूज को लेकर चलें तो आपका एफडीआई के बारे में क्या कमेंट्स है? एफडीआई के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा था और अभी भी कहते हैं कि एफडीआई रिटेल क्षेत्र में मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आना, यह देश के लिए हितकारी नहीं है, भारत की इकोनॉमी के लिए हितकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में रिसेशन आया लेकिन भारत उस रिसेशन की चपेट में नहीं आ सका। इंडिया उस रिसेशन से बच गया। उसका बचने का कारण क्या था? उसका बचने का कारण यह था कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक जगत है, वह इतने
क्षेत्र में इतने लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड है कि उसका इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ सका। और हम लोग अपने ही जो डेवलपिंग मॉडल है उसको हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खुदरा व्यापारी मारा जाएगा, किसान की हालत खराब हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। और हम सब लोग जानते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी हैं और ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये शुरू में लुभाती हैं, अपने जाल में फंसाती हैं और फंसाने के बाद उनका शोषण होता है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। इसलिए भारत की जनता को बचाना बहुत आवश्यक है, भारत के किसान को बचाना बहुत आवश्यक है। और एफडीआई रिटेल में बहुत ही खतरनाक पद है। तो आप एफडीआई को सपोर्ट नहीं करते हैं सर? इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट इश्यूज हिमाचल में चल रहे हैं, अभी कांग्रेस सरकार के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस सरकार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये आरोपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये चुनावों के दौरान ही क्यों शुरू हुआ, या बहुत से घोटाले जो है ये चुनावों के आसपास निकल के आ रहे हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस के घोटाले हैं जी, वो आरोप हैं और वो आरोप हम लोगों ने पुख्ता सहित लगाए हैं। 3G कॉमनवेल्थ गेम्स में आरोपित हुए हैं, नाम सामने आए हैं, FIR हुई है। 2G मंत्री जेल जा चुके हैं, आरोप स्पष्ट हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है, CBI को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, CBI ने इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी के तहत वो जेल गए हैं। उसी तरीके से कोल ब्लॉक फैक्ट्स सामने आए हैं और वो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसमें वो स्पष्ट रूप से आया है 1,86,000 करोड़ रुपए का सरकार की खजाने को नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जो भी घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने आरोपित किए हैं वो पुख्ता तथ्यों के साथ किए हैं और वो चुनाव के समय नहीं किए हैं। ये पिछले 5 साल से हम सारे घोटाले एक के बाद एक उठाते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे सामने उनको लाया जा रहा है। अभी ये VBS का विषय आया, 2,28,00,000 रुपए की पेमेंट हुई है स्टील मंत्रालय में। हम जानना चाहते हैं कि ये VBS कौन है। ये डॉक्यूमेंट बीजेपी का नहीं है, ये डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑथेंटिकेटेड हेड ऑफिस का डॉक्यूमेंट है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कोई भी आरोप का प्रमाण या पुख्ता कोई विषय नहीं दे रही है, वो कीचड़ उछाल रही है, वह लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हम चाहेंगे कि किसी भी विषय पर उनको है तो वो पुख्ता आरोप लगाएं, बताएं कि ये पुख्ता बात है, उसका जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट वीरभद्र सिंह जी कहते हैं कि ये जो VBS का इशू है ये अनुराग ठाकुर जी ने उठाया है। ऐसा है कि डॉक्यूमेंट किसका है? जी, डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। अगर अनुराग ने उठाया हो या किसी और ने उठाया हो तो उससे क्या तकलीफ होती है? ये तो कोई भी उठाएगा ही उठाएगा, लेकिन ये उठाने पर आपको तकलीफ हो रही है, आप तथ्य पर क्यों नहीं बात कर रहे? इससे क्या है? मान लीजिए उठाया है, उन्होंने नहीं उठाया, आपने उठा लेते, कोई भी उठाएगा। जब आप ये बताइए कि ये VBS कौन है, आपके मंत्रालय में आप मंत्री थे, ये VBS को 2,28,00,000 की पेमेंट हुई, इतनी बड़ी पेमेंट हुई है, ये कौन है? आप इसका जवाब दीजिए। तो इधर उधर की बात ना करें जी। दिस इज नॉट क्वेश्चन कि किसने उठाया है, क्यों नहीं उठाएगा कोई। भारतीय जनता पार्टी ने हर भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का जिम्मा लिया है, हम एक्सपोज करेंगे आपको। जी सर, और बाकी हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी आपने उम्मीदवार अपने यहाँ पे उतारे हैं हिमाचल में, इनमें बहुत से उम्मीदवारों में से कुछ यंग यूथ का नाम नहीं है, इसका क्या कारण रहा कि नए यूथ को? नहीं, हमारे यहाँ यूथ काफी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने यूथ हैं उतने किसी भी पार्टी में नहीं है। और आपको अगर ध्यान में आएगा तो आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर जो नेताओं की श्रृंखला है उसमें मोस्टली लोग 30s और 40s के बीच में हैं जी। इसी 30s और 40s के बीच में लोग हैं, बड़ी संख्या में यूथ आए हैं। बल्कि ये तो कांग्रेस पर आरोप है कि अभी भी 80-80 साल के लोग चले हुए हैं। जी सर, आप हिमसमाचार.com के माध्यम से कोई अपने वोटर्स के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो एक विकास को गति दी है हिमाचल प्रदेश में, उसको और तीव्र गति से बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और केंद्र का जो हम भ्रष्टाचार एक्सपोज कर रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी को महंगाई तंग कर रही है, इन्फ्लेशन तंग कर रहा है और उसको भ्रष्टाचार के कारण उसका जीना दुभर हो रहा है,
उससे निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी की पूरी ताकत से मदद करें। सर, हिंदसमाचार.com से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।